नमस्कार, मैं हूं बालेंद्र शर्मा दाधीच और आप देख रहे हैं साइबर शो, हिंदी का पहला ऑनलाइन तकनीकी कार्यक्रम। हम चर्चा करेंगे तकनीकी दुनिया के उन मुद्दों और घटनाओं की जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हैं। ऐसा ही एक मुद्दा उन कंप्यूटरों से ताल्लुक़ रखता है जिनमें विंडोज़ XP इंस्टॉल्ड है। आज हम पता लगाएंगे कि इनके भविष्य पर सवालिया निशान क्यों लग गया है। हम गूगल ग्लास की हैरत अंगेज दुनिया को भी जानेंगे और समाधान निकालेंगे हिंदी से जुड़ी कुछ तकनीकी समस्याओं का। खबरें, कार्यशाला और वेब विनोद जैसी और भी बहुत सारी दिलचस्प सामग्री है आज के शो में। एक किताब पर चर्चा होगी और कसौटी पर होंगे कुछ नए उत्पाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का साइबर शो। माइक्रोसॉफ्ट पिछले 2 साल से निरंतर अनाउंसमेंट कर रहा था कि वो अप्रैल 2014 में विंडोज XP का समर्थन खत्म करने जा रहा है। और ये लीजिए, अप्रैल 2014 तो गुजरने जा रहा है। हड़कंप मचा है। खास कहानी में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का किस्सा। शहर में चर्चा है, शहर में मौत का एक दिन कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुआयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब ने ये बात इंसानों के लिए लिखी थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। जिस तरह हर चीज़ और हर शख्स के अंत का एक दिन मुअय्यन है, उसी तरह शायद हर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक दिन गर्वीले कंप्यूटरों, चमचमाते गैजेट्स और इठलाते स्मार्टफोन्स को अलविदा कर जाना है। विंडोज़ XP का अंत समय आ चुका है और उसकी मौत के ख्याल में लाखों उपभोक्ताओं की नींद हराम है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ XP के लिए सपोर्ट बंद कर दिया है। दुनिया का सबसे कामयाब ऑपरेटिंग सिस्टम पिछली 8 अप्रैल को यकायक अनाथ हो गया। अगर आप आज भी विंडोज़ XP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आप इस बात से अनजान हैं कि वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का समर्थन या सपोर्ट बंद होने से क्या फ़र्क पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट का अर्थ है विंडोज़ अपडेट, जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होते रहते हैं या फिर सर्विस पैक की शक्ल में मिलते हैं। इनके ज़रिए न सिर्फ विंडोज़ में आधुनिक फीचर्स जोड़े जाते हैं, बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा और रखरखाव से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें भी डाउनलोड होती रहती हैं। जैसे किसी नए वायरस के सामने आने पर माइक्रोसॉफ्ट उसका समाधान करता है और फिर विंडोज़ अपडेट के ज़रिए उसका तोड़ या एंटीडोट अपने आप आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। सपोर्ट बंद होने का अर्थ है अब आपका विंडोज़ XP साइबर अपराधियों, वायरस निर्माताओं, हैकरों आदि की भीड़ के सामने निहत्था है। Hello, citizens of the world. We are anonymous. तो क्या आपके लिए विंडोज़ XP को अलविदा कहने का समय आ गया है? उसी विंडोज़ XP को जिसने स्थिर, सुरक्षित और सुविधाजनक कंप्यूटिंग का एक नया युग शुरू किया था। कितने सुखद दिन थे वो। अगर आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते और बाहरी ड्राइव्स जैसे CD, DVD और पेन ड्राइव आदि का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद आप आगे भी 2-4 साल विंडोज़ XP का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर चुनौती गंभीर है। Caution. A virus has been detected. आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा,
इंटरनेट पर एक्सेस किए गए बैंक खातों का ब्यौरा, आपकी ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइटों के पासवर्ड, कंप्यूटर में सहेज कर रखी गई गोपनीय और कीमती फाइलें, दफ्तरों के अहम दस्तावेज आदि की सुरक्षा खतरे में है। एक बड़ा हमला और कारोबार चौपट, काम ठप। आप पूछेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक विंडोज एक्सपी को अलविदा क्यों कह दिया। कारोबार मेरे दोस्त, कारोबार। मंदी और प्रतिद्वंदिता के दौर में नए ऑपरेटिंग सिस्टम बेचने के लिए कोई न कोई कदम उठाना ज़रूरी था। विंडोज़ के 4 नए संस्करण विस्ता, 7, 8 और 8.1 आ चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया के 28% कंप्यूटर यूज़र विंडोज़ एक्सपी पर ही टिके हुए हैं। विंडोज़ 7 के पास इस बाजार की 49% हिस्सेदारी है। एक्सपी वाले 28% यूजर्स को विंडोज 7, 8 आदि की तरफ ले जाना माइक्रोसॉफ्ट की पहली प्राथमिकता है और इसमें बिजनेस सेंस भी है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना तर्क है। वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टमों के लिए 10 साल तक सपोर्ट मुहैया कराता है, लेकिन एक्सपी को लॉन्च हुए 12 साल से अधिक हो चुके हैं। दरवाज़ा बंद हो गया है तो दुनिया भर में लाखों बल्कि करोड़ों कंप्यूटरों में नए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का कारोबार बढ़ेगा और विंडोज़ 8 को जीवनदान मिलेगा। आप पूछेंगे कि अगर मैं अब भी विंडोज़ एक्सपी इस्तेमाल करता रहूं तो? आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें ये सब नहीं मिलेगा। हैकिंग, वायरसों और दूसरे हमलों से बचाने वाले नए अपडेट्स, नए बनने वाले हार्डवेयरों के लिए समर्थन। हो सकता है कि कई नए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में न चलें, उसमें कोई नए फीचर्स नहीं जोड़े जाएंगे, कोई नई सुविधा नहीं आएगी। दूसरी कंपनियां भी अब ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर देंगी जो सिर्फ विंडोज़ एक्सपी पर चलते हों। अगर आपकी जेब नया ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने की अनुमति नहीं देती तो कम से कम इतना ज़रूर करें। पहला, अच्छे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयरों और फायरवॉल्स का इस्तेमाल करें और उन्हें हमेशा अपडेट रखें। दूसरा, कोई फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आजमा लें, मिसाल के तौर पर उबंटू या लाइनक्स का कोई अन्य संस्करण जो मुफ्त मिलता है। उबंटू का ताज़ा तरीन संस्करण 14.04 इसी हफ्ते लॉन्च किया गया है। ये विंडोज़ जैसा ही दिखता है और कुछ कुछ उसी तरह काम करता है, सुरक्षित भी है। तो ये थी विंडोज़ एक्सपी कंप्यूटरों की चिंता। हम हर बार एक दिलचस्प और आधुनिक तकनीक को समझने की कोशिश भी करते हैं। कल हमारा है खंड के तहत आइए चक्कर लगाते हैं गूगल ग्लास की थोड़ी जानी और बहुत सी अनजानी दुनिया का। आज अपना हो न हो, पर कल हमारा है। जरा सोचिए, चश्मों के भीतर हद से हद किस किस्म की टेक्नोलॉजी की कल्पना कर सकते हैं आप? वाइपर वाले चश्मे जैसे सबूत फिल्म में कॉमेडियन राजेंद्र नाथ ने पहने थे। किसी जमाने में यही वियरेबल टेक्नोलॉजी थी। और अब जरा इन चश्मों को देखिए। ये हैं गूगल ग्लासेस, जिन्होंने तकनीक की दुनिया में धूम मचा रखी है। सामान्य से दिखने वाले इन चश्मों के भीतर मौजूद है इंटरनेट से कनेक्टेड पूरा का पूरा कंप्यूटर। इन्हें पहनकर आप ऐसे कई काम कर सकते हैं जिनके लिए कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। दाएं ग्लास के ऊपर दाईं तरफ एक छोटा सा बेस बना है जिस पर लगी है एक छोटी सी स्क्रीन, और उसी पर हमें सब कुछ दिखाई देता है। और गूगल ग्लास को कमांड देने के लिए एक इनबिल्ट माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है, और आप मुंह से जो भी बोलते हैं वो कमांड्स आपका गूगल ग्लास फॉलो करता है। आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं ये चश्मे। ग्लास को सक्रिय करने के लिए टच पैड पर टैप करें। अपनी दाईं भौहों के करीब आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। ज़रूरत पड़ने पर इसे समायोजित करें। सबसे पहले खुलेगी होम स्क्रीन जिस पर आपको समय दिखाई देगा, और ये है आपकी टाइमलाइन। टच पैड पर उंगली फिराकर आप अपने सामने दिख रही स्क्रीन को आगे या पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं। यदि किसी भी स्क्रीन पर फोकस करना चाहें या ज़्यादा देखना चाहें तो उसे टैप करें। कंप्यूटर की तरह यहाँ सब कुछ दिखाई देगा, आपके संदेश, वीडियो और फोटो को शेयर करना है तो टैप करें और गूगल प्लस पर शेयर करें, और फिर अपना कोई भी मित्र चुनें और उनके साथ अपना चित्र साझा कर लें।
गूगल ग्लास को स्टैंड बाय मोड में ले जाने के लिए नीचे की तरफ स्वाइप करें। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में वेरिएबल टेक्नोलॉजी के कमाल देखे हैं। गूगल ग्लासेस की कामयाबी ने भी वेरिएबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक तरह की क्रांति शुरू कर दी है। स्मार्ट ग्लासेस आ गए हैं तो स्मार्ट वॉच भी आ गई है और स्मार्ट रिंग भी, और तो और स्मार्ट शूज भी उपलब्ध हैं। सवाल उठता है कि गूगल ग्लासेस जैसी चीज़ें क्या भविष्य में कंप्यूटर की जगह ले सकती हैं? आप क्या सोचते हैं? शायद नहीं और शायद हाँ भी। आप अपने दफ्तर का काम तो गूगल ग्लासेस की मदद से कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपके स्मार्टफोन की जगह जरूर ले सकते हैं। Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass. Hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass. Take a picture. That is awesome. Okay, Glass. Record a video. After this bridge, first exit. आखिर ऐसी कौन सी सुविधा है जो स्मार्टफोन में है और गूगल ग्लासेस में नहीं? इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन, स्पीकर, माइक, स्टिल कैमरा, वीडियो कैमरा, फाइल स्टोरेज, म्यूजिक सुनने की सुविधा, कानों में हेडफोन, एक अच्छी सी स्क्रीन जिस पर वीडियो देखने से लेकर मिनी गेम तक खेलने का काम किया जा सकता है। Okay, Glass. Play a game. Pull. अभी गूगल ग्लासेस को भारत के बाजार में आने में समय लगेगा। हाँ, पिछली 15 अप्रैल से गूगल ने कुछ चुनिंदा लोगों को $1500 की दर से अमेरिका में गूगल ग्लासेस बेचे थे, लेकिन उन भाग्यशाली गीक्स में आप और हम नहीं हैं। ओके ग्लास। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा चश्मा गूगल ग्लास नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालने के लिए हमें गूगल ग्लास की जरूरत नहीं है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर को दूर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस सुविधा को रिमोट एक्सेस कहते हैं। लेकिन अब एक नई घटना हुई है। अब आप अपने कंप्यूटरों को अपने स्मार्टफोन और टैबलेट के ज़रिए भी नियंत्रित कर सकेंगे गूगल रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के ज़रिए। इसके लिए आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से क्रोम रिमोट डेस्कटॉप नामक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसे अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में इंस्टॉल करना है। दूसरी तरफ आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पर भी क्रोम ब्राउज़र का क्रोम रिमोट डेस्कटॉप नाम का एक एप्लीकेशन स्थापित करना होगा। इसका तरीका क्या होगा, हम दिखाएंगे इसी अंक के कार्यशाला खंड में। और अब एक खबर गेमिंग की दुनिया से। सोनी का गेमिंग गैजेट प्लेस्टेशन 4 लोकप्रियता की बुलंदियां छू रहा है। लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर ही 70 लाख प्लेस्टेशन 4 बिक चुके हैं। इसके गेम और दूसरे सॉफ्टवेयरों की बिक्री तो और भी ज़बरदस्त है, पूरे 2 करोड़। प्लेस्टेशन के प्रतिद्वंदियों में वाई और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स प्रमुख हैं। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने डेटा जारी किए हैं, जिनके अनुसार एक्सबॉक्स की बिक्री लगभग 50 लाख पर जा पहुंची है। प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के बीच इस बात पर सहमति हुई है कि वे अपने उत्पादों के आगामी संस्करणों में एक ऐसी सुविधा मुहैया कराएंगे जिसके ज़रिए उनके मूल मालिक फ़ोन के खो जाने पर
अपना सारा डेटा दूर से ही डिलीट कर सकें। इसे किल स्विच कहा जा रहा है। इस सहमति में एप्पल, गूगल, सैमसंग और HTC जैसी कंपनियां शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ XP के लिए समर्थन बंद करने की घोषणा की है। इससे विंडोज़ XP पर निर्भर जो कंपनियां हैं उनमें हड़कंप मच गया है। फिर से बड़े पैमाने पर कंप्यूटरों के लिए निवेश करने की कल्पना उनके लिए एक बड़ा झंझट सिद्ध हो सकती है। बहरहाल, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू उन्हें राहत दे सकता है। ये विंडोज़ जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पूरी तरह मुफ्त मिलता है। इसी हफ्ते उबंटू ने मुंबई, पुणे, दिल्ली और दुनिया के कई अन्य शहरों में अपने ताज़ा तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू 14.04 को लॉन्च किया। इसे कैनोनिकल नामक कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और आजमाइए। चिंता मत कीजिए, आपके मॉनिटर की स्क्रीन में विस्फोट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट के हाथों नोकिया का अधिग्रहण होने के बाद कई बदलाव होने हैं। सबसे बड़ा बदलाव होगा नाम का। माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ से लीक हुई एक ईमेल के मुताबिक नोकिया का नया नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल। बाजार के विशेषज्ञ इसे एक जोखिम भरा कदम मान रहे हैं। नोकिया ब्रांड की अपनी वैल्यू है, उसे पूरी तरह हटा देना पता नहीं कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह होगा। तो ये थी इस बार की कुछ खास खबरें। इसी दौरान कुछ अच्छे गैजेट्स भी बाजार में आए हैं। शायद आप जानना चाहेंगे कि इनमें कितना दम है। जियोनी E-Life E7 मिनी स्मार्टफोन आखिरकार भारत में लॉन्च हो गया है। इसे बेहतरीन वीडियो और फोटो क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह है इसका 13 मेगापिक्सल वाला स्विवेल कैमरा। स्विवेल कैमरे में लेंस को आगे पीछे करने की क्षमता होती है। वैसे कैमरे के बिना भी यह फ़ोन दमदार होता। 1.7 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर यानी कि 8 कोर वाले प्रोसेसर तथा एंड्रॉयड जेली बीन 4.3 से लैस इस कैमरे में 1280x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। ताइवान की मोबाइल कंपनी HTC के सबसे मशहूर स्मार्टफोन्स में से एक HTC One का नया मॉडल सामने आ गया है। इसका नाम है M8। इसका डिज़ाइन बहुत आकर्षक है और 90% मेटेलिक बॉडी, जिसकी बैक की सतह घुमावदार या कर्व्ड है, को हाथ से पकड़ने पर अच्छी अनुभूति होती है। पिछले स्मार्टफोन के 4.7 इंच के मुकाबले स्क्रीन साइज बढ़कर 5 इंच हो गया है और 1080p का शार्प रेजोल्यूशन भी मौजूद है। इसके क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम और 16 तथा 32 GB मेमोरी वाले मॉडल्स उपलब्ध हैं, यानी सब कुछ अच्छा। बहरहाल, इसके कैमरे ने विशेषज्ञों को निराश किया, जिसकी क्षमता महज 4 मेगापिक्सल है। इसके मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी सोनी एक्सपीरिया का कैमरा 20 मेगापिक्सल तक जा पहुंचा है। कमाल है, छोटे से स्मार्टफोन में 8 कोर वाला ताकतवर प्रोसेसर। तकनीकी बदलावों की तेज रफ्तारी को सलाम, लेकिन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद भी कुछ उलझनें हैं कि बची रह जाती हैं, खासकर हिंदी में। इस बार भी कुछ दर्शकों ने अपनी समस्याएं भेजी हैं। आइए कोशिश करते हैं उन्हें सुलझाने की। बालेंद्र जी, बात ये थी कि जब भी हमारे पास कोई मेल हमको मिलता है, उसमें अटैचमेंट जो होता है हिंदी का, तो उस अटैचमेंट को हम अगर व्यू में जाकर देखते हैं तो जितनी उसमें जो हमारा देवनागरी में जो टेक्स्ट होता है, मात्राएं वगैरह, वो सब बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हैं और उस टेक्स्ट को पढ़ना संभव नहीं हो पाता है और उसको हमें डाउनलोड करके ही, उसको सेव करके ही हम उसको पढ़ पाते हैं, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जवाहर कर्नावट जी,
जब जीमेल में आया हुआ कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप वहीं पर क्लिक करके खोलते हैं तो वो एक टेम्परेरी लेयर में खुलता है जिसमें यूनिकोड का समर्थन तो मौजूद है, लेकिन हिंदी के शेपिंग इंजन या यूनिस्क्राइब का समर्थन मौजूद नहीं है। इसलिए सभी आधे अक्षर हलंत के साथ दिखाई देते हैं और छोटी ई की मात्राएं अक्षर के बाद अपीयर होती हैं या अवतरित होती हैं। इस समस्या का समाधान बहुत आसान है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए डबल क्लिक करते हैं और वो गलत ढंग से दिखाई देता है तो उसी डॉक्यूमेंट के नीचे की तरफ दाईं ओर देखें, आपको एक बटन दिखाई देगा नीले रंग का जिस पर लिखा है ओपन विद। इस बटन को दबाने पर आपको एक विकल्प दिखाई देगा गूगल डॉक्स। आप गूगल डॉक्स को दबाएं और उसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपका डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर ही खुलेगा, गूगल में ही खुलेगा, लेकिन पूरी तरह सही ढंग से खुलेगा। मॉरिशस के यंतुदेव बुधू का प्रश्न है कि वे अपने क्वार्क एक्सप्रेस 10 सॉफ्टवेयर में हिंदी में काम करने में असमर्थ हैं। हालांकि हिंदी में टंकण करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मात्राएं अक्षरों के बाद आती हैं और आधे अक्षर हलंत के साथ दिखाए जाते हैं। इस समस्या का क्या समाधान हो? यंतुदेव बुधू जी, जब आप क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो आप एक टूल मुफ्त में पाने के हकदार हैं और इस सॉफ्टवेयर को इंडेक्स सॉल्यूशन कहा जाता है। इसे इंस्टॉल करने के बाद क्वार्क में इंस्क्रिप्ट पद्धति से हिंदी में काम करना संभव हो जाता है। यदि आपने अपना क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर खरीदते समय ये टूल प्राप्त नहीं किया है तो क्वार्क से संपर्क करें और अपना मुफ्त टूल प्राप्त करें। इस बारे में अधिक विवरण इस वेब पेज पर मिलेगा। खबरों के दौरान हमने किताब के लोकार्पण का जिक्र किया था। आइए फिर से जीवंत करने की कोशिश करते हैं उन यादगार लम्हों को। और अब बात एक किताब की। जब 90 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप से तकनीक से जुड़े हैं तो इस पर किताबों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मेरी यानी बालेंदु दाधीच की ताज़ा किताब तकनीकी सुलझनें इसी हफ्ते जारी की गई। इसमें कंप्यूटर सुरक्षा, लाभप्रद कंप्यूटिंग और तकनीकी जन समस्याओं से जुड़े समाधान पेश किए गए हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही तकनीकी सुलझने का लोकार्पण संपन्न होता है। अब मैं महामहिम डॉक्टर आर्य कुमार जगीर से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में घोषित करें। मानव जी मुझे बुलाए, इट वाज अ लेट इनविटेशन। वो एकदम मुझे अपने में कहा मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और भाई वो भी था कि मैं कुछ कहूँगा नहीं, कुछ बात नहीं करूँगा, मगर आऊँगा ज़रूर आपके मजहब की जो पृथ्वी साइंस में भाग लेने के लिए, क्योंकि इनसे मिलने में ही यू फील ग्रेट। दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है फेसबुक, जिस पर 1 अरब 35 करोड़ लोग इसके सदस्य हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो संभवतः आप जनसंख्या के लिहाज से या आकार के लिहाज से अलग अलग राज्यों के नाम बताएंगे, लेकिन वास्तव में भारत का सबसे बड़ा राज्य है हम आम फहम लोगों का जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 करोड़ तक जा पहुंची। इतनी बड़ी संख्या में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जरा कल्पना करें कि उसी टेक्नोलॉजी पर लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे पास कितनी किताबें मौजूद हैं, उसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे पास कितने टेलीविजन कार्यक्रम मौजूद हैं, लगभग न के बराबर। और यही पर गुंजाइश निकलती है इस किताब की, जो उठाने की कोशिश की, एक जनोपयोगी दृष्टि से पुस्तक लिखने की कोशिश की, तो उसका कारण ये है। बालेंदु के बारे में मुझे बहुत निर्वैयक्तिक तरीके से बोलने में जरा समस्या है, क्योंकि वो मेरा और हमारा सुख भी है और गर्व भी है। तो लेकिन आज तो एक पक्ष पर बात करेंगे। वो हिंदी का गर्व तो है ही, ये तो
सब जानते हैं। हिंदी का सुख भी है, हिंदी के भविष्य की एक झलक भी है। सोचिए कि अगर बालेंदु और 20-25 साल पहले आ गया होता तो शायद हिंदी थोड़ी और कहीं आगे बढ़ चुकी होगा। लेकिन बालेंदु ने जहां से शुरुआत की है वहां तक हिंदी को लाने में भी बहुत प्रतिभाशाली लोगों ने बहुत मेहनत से उस जगह तक हिंदी को लाया है जहां से ये आगे चला। तो ऐसे ही चलता है। सिर्फ इतना ही कि हम सबको बालेंदु से बहुत बड़ी आशाएं हैं और हम ये भी जानते हैं कि उनमें से अधिकांश आशाएं पूरी होंगी। लेकिन किसी भी भाषा का और तकनीक का विकास एक अनंत प्रक्रिया है। वैसे ही जैसे ज्ञान का विकास एक अनंत प्रक्रिया है, तो एक महत्वपूर्ण अध्याय हिंदी के तकनीकी विकास में बालेंदु के नाम लिखा जाएगा। ये अपने आप में कोई कम ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि नहीं है, और ये उपलब्धि होगी। उसकी नींव बहुत मजबूत बन चुकी है। मंच पर इकलौते बैठे बालेंदु। ऐसा होता है कि जब हम बहुत लोगों से बहुत उम्मीदें रखते हैं तो कोई अकेला ही बालेंदु होता है जो रहता है। मैं बालेंदु को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, नहीं रहे, एक आतंकवादी आक्रमण में शिकार हो गए मुंबई में। उनका नाम था श्याम ज्वालामुखी। तो मैं अपनी विद्वत्ता ढाल रहा था। मैंने कहा देखो ऐसा है, श्याम की सरल लिखना सरल नहीं है। वो थोड़ा तुतलाते थे। तो वो बोले कि भाई साहब तथिन लिखना भी तथिन नहीं है। तो कठिन लिखना बहुत आसान होता है, सरल लिखना बड़ा कठिन होता है। और बालेंदु को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने सरल तरीके से इतने जटिल विषयों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, बिना किसी गुरूर के, एक जरूरत को समझते हुए। आप मुस्कुरा रहे हैं। जी हाँ, किताब मेरी ही लिखी हुई है, लेकिन वादा रहा साइबर शो के अगले अंकों में भी हम तकनीक पर लिखी हुई किताबों पर चर्चा करेंगे। और अब एक नया खंड कार्यशाला, जिसमें हम प्रैक्टिकली कुछ करके देखेंगे। इसी हफ्ते लॉन्च किए गए एंड्रॉयड रिमोट डेस्कटॉप को आजमाने से बेहतर प्रयोग क्या होगा। आजमा ले ये फॉर्मूले। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अपने पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके टैबलेट या स्मार्टफोन में क्रोम रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड हो और आपके कंप्यूटर में भी क्रोम ब्राउज़र में रिमोट डेस्कटॉप नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो। तो सबसे पहले हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और उसमें गूगल वेब स्टोर पर जाकर रिमोट डेस्कटॉप नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसे सक्रिय करेंगे। दोनों तरफ क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखें कि आप अपने पीसी में भी क्रोम ब्राउज़र खोलकर अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन कर लें और अपने एंड्रॉयड टैबलेट या स्मार्टफोन में भी अपने क्रोम अकाउंट में या गूगल अकाउंट में लॉगिन कर लें। दोनों तरफ एक ही अकाउंट सक्रिय होना चाहिए। हमने अपने पीसी में क्रोम ब्राउज़र में क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को सक्रिय कर लिया है और अब हम अपने टैबलेट या स्मार्टफोन में क्रोम रिमोट डेस्कटॉप नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र में क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को जब हम शुरू करते हैं तो हमें एक की दी जाती है जो कि अंकों में होती है। यही की हमें अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में उस समय डालनी पड़ेगी जब हम उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति आपकी डिवाइस को कनेक्ट करके उसका दुरुपयोग न कर सके।
ये है मेरा एंड्रॉयड टैबलेट कम स्मार्टफोन यानी कि फैबलेट, और इसमें अब हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। अब मेरा पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन एक दूसरे के साथ रियल टाइम में कनेक्टेड हैं, यानी कि इस समय मेरे पर्सनल कंप्यूटर में जो भी हो रहा है ठीक वही मेरे स्मार्टफोन पर दिखाई देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम दुनिया में कहीं भी रहें अपने स्मार्टफोन को अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी फाइलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, संदेशों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे को नियंत्रित भी कर सकते हैं। शायद कभी मुश्किल पड़े तो ये सुविधा आपके काम आए। आप जानते हैं ना कि हम हर अंक का समापन एक हल्की फुल्की मजेदार कहानी से करते हैं, खासकर ऐसी कहानी जो इंटरनेट पर चर्चित हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस अंदाज में बार बार अपना सिर क्यों हिला रहा हूँ। असल में इस बार का वेब विनोद हम हिंदुस्तानियों की इसी आदत पर केंद्रित है। सिर हिलाकर बिना बोले ही हम सब कुछ कह देते हैं और सारे काम निकाल लेते हैं, है ना? तमाशा मेरे आगे जब आप किसी भारतीय से बात करेंगे तो वो कई तरह से सिर हिलाएगा, कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो फिर कभी ऐसे। अगर कोई इंसान इस तरह सिर हिलाता है तो इसका मतलब है हाँ राजू, तुमने आज गाय का दूध निकाला। कोई शख्स अपना सिर इस तरह हिलाता है तो इसका मतलब है ना राजू, तुमने अपनी आज दाढ़ी बनाई। अगर कोई शख्स अपना सिर इस तरह हिलाता है तो इसका मतलब है शायद हाँ शायद नहीं। राजू, तुमने ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट की नहीं की क्या? हाँ और ना की मुद्रा में सिर को जोर से हिलाने का मतलब है कि फैसला हो गया। अपना सिर नीचे की तरफ झुकाना यानी आप किसी को बुला रहे हैं। अपना सिर ऊपर की तरफ घुमाना यानी आप पूछ रहे हैं कि मामला क्या है। लड़कियों को इशारेबाजी करने में भी काम आता है। जवाब में थप्पड़ खाने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक आंख बंद करके यही इशारा करने का मतलब है चालू रखो। क्यों ठीक था ना? तो ये था आज का साइबर शो। हम आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने कार्यक्रम को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। जल्दी ही इसमें कुछ नए फीचर भी जोड़े जाएंगे। अगर आज के साइबर शो के बारे में
अपने फेसबुक या गूगल प्लस पेज पर एक टिप्पणी आप करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। अब अपने मित्र बालेंद्र शर्मा दादीज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।